नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कर्नाटक के बेंगलुरु में किस तरीके से एक फेसबुक पर कमेंट को लेकर जिस तरीके से आगजनी की गई है, एक शांतिप्रिय समुदाय है जिसको ये कहते हैं कि वो पीसफुल के लिए काम करते हैं और देश में वो डरा हुआ है। वही समुदाय है जिसके लिए लोग मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकलते हैं। ये वही कांग्रेस के विधायक हैं जो अल्पसंख्यकों के लिए ये कहती है कि देश में डर का माहौल है, अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से हमने दिल्ली में देखा और अब बेंगलुरु में किस तरीके से एक विधायक जो कांग्रेस के ही विधायक हैं श्रीनिवास, उनके भतीजे ने फेसबुक पर एक कमेंट किया था और जो कमेंट उन्होंने किया था वो पोस्ट थी, वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर थी। उस पर उन्होंने कमेंट किया और जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी उस पर कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि जो कमेंट किया गया उस पर किस तरीके से कार्रवाई की गई। और वहीं पर कांग्रेस का जो चरित्र रहा है यहाँ पर सामने आ गया। एक तरफ कांग्रेस दलितों को अपना हितैषी बताती है और ये कहती है कि बीजेपी दलित विरोधी है, लेकिन इस मामले में वो विधायक दलित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन उपद्रवियों के साथ कांग्रेस खड़ी है जिन्होंने आगजनी की, विधायक के घर में तोड़फोड़ करने के बाद घर में आग लगा दी। और वहीं पर अगर बात करें तो 2 लोगों की इसमें मृत्यु भी हो गई है, 100 से ज्यादा पुलिस वाले भी इसमें घायल हो गए हैं। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि किस तरीके से जो शांतप्रिय समुदाय जिनको कहा जा रहा है, जो जावेद अख्तर जैसे तमाम ऐसे सेकुलर गैंग है जो मोमबत्ती लेकर सड़कों पर निकल जाते हैं और कहते हैं कि हमारे देश का अल्पसंख्यक डरा हुआ है, ये वही अल्पसंख्यक है किस तरीके से पूरे देश में आग लगा रहा है। पहले दिल्ली इन्होंने जलाई और अब बेंगलुरु में किस तरीके से इनकी हरकतें सामने आ रही हैं और इसी से वहां पर धारा 144 भी लगा दी गई है। लेकिन अगर जो पूरा मामला देखें तो कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने फेसबुक पर कथित भड़काऊ पोस्ट किया था। हालांकि बाद में ये पोस्ट भी डिलीट कर दी गई। बावजूद इसके जो पोस्ट उन्होंने की थी उसके बाद बड़ी संख्या में उपद्रवियों ने विधायक श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु स्थित आवास पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान आगजनी भी की गई और किस तरीके से सोची समझी रणनीति के इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मंगलवार रात 9 बजे से भीड़ विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर और पूर्वी बेंगलुरु के डीजी हल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र होने लगे। कई 100 की संख्या में पहुंचे लोगों ने लगभग 9:30 पर विधायक के घर पर हमला बोल दिया। थाने में भी तोड़फोड़ की। 10 बजे पर बवाल इतना बढ़ गया कि उपद्रवी भीड़ ने विधायक के घर में जमकर तोड़फोड़ कर दी। घर और बाहर खड़ी लगभग 30 से ज्यादा कारों में आग लगा दिया गया। विधायक के घर में आग लगा दी गई। थाने को आग के हवाले कर दिया गया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो भीड़ को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन उपद्रवी ने पुलिस पर भी पथराव करना शुरू कर दिया। इससे ये दिखाई देता है कि जो इनकी जो डीएनए है वहां पर दिखाई दिया। पथराव करना, चाहे आप दिल्ली हिंसा देखें या कश्मीर में, किस तरीके से ये पथराव पर मरने मारने पर जो उतारू हो जाते हैं, इनकी जो मानसिकता है कट्टरवादियों की, ये यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम शांति प्रिय हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन हमें देश में अपनाया नहीं जाता। यही हरकतें हैं जिसकी वजह से लोग ऐसे लोगों को नफरत करते हैं, क्योंकि ये आतंकियों से कम नहीं जो पुलिस वालों पर हमला कर रहे हैं। किस तरीके से थाने में आग लगा दी, विधायक के घर पर आग लगा दी। अगर आप फेसबुक के पोस्ट से आहत हुए थे तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने किस तरीके से अपनी जो कट्टरवादी सोच है उसके तहत इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। जैसे दिल्ली में सोची समझी रणनीति के तहत इन्होंने सीए के बाद आगजनी की थी और यहाँ पर राम मंदिर के बाद इनकी जो व्याकुलता थी वही निकल कर आई है सामने। क्योंकि एक मंदिर बनने से किस तरीके से जो समुदाय है ये अपने आप को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो इनके तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनके बयान हो कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, हम मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाएंगे। और अब जगह जगह पर इस तरीके की आगजनी की जा रही है। ये साफ मकसद है इनका, सिर्फ और सिर्फ ये जो डरी हुई कौम है ये अपनी जो ताकत दिखाने की बात ओवैसी के भाई ने कही थी, वही ये ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी भीड़ ने थाने में आग लगाने के बाद पुलिस वालों को भी जमकर पीटा और उसके बाद हालात जब बेकाबू हो गए तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी और इसके बाद 150 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन जिस तरीके से उपद्रवी मानने को तैयार नहीं थे और वहीं पर पुलिस वालों पर हमला कर रहे थे, ये साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी मंशा क्या थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत दिखाना। और जिस पोस्ट को लेकर इन्होंने इतना बड़ा हंगामा किया, अगर आप देखें तो वो एक कमेंट था और जिस पोस्ट पर वो कमेंट किया गया था वो हिंदू देवी देवताओं को लेकर ही आपत्तिजनक पोस्ट था। उपद्रवियों ने विधायक के घर में और जो थाने में आग लगाई है, अब उस पर भी
योगी मॉडल लागू होना चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया और विधायक के घर में जो तोड़फोड़ की है, जो उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की है, अब उनसे उसका हर्जाना वसूल करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक इन पर उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इनके मंसूबे बढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से ये हमले करते रहेंगे। अब ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि इनको अगर जब इन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी तभी इनका दिमाग सही होगा और ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। क्योंकि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं जिस तरीके से 70 सालों में एक तुष्टीकरण की राजनीति की गई है, जिस तरीके से इनकी मेहमान नवाजी की गई है, और उसी का नतीजा है कि इस तरीके से इनके मंसूबे बढ़ रहे हैं और ऐसी घटनाओं को ये अंजाम। पूरे देश में अब ये मांग उठ रही है कि अब योगी मॉडल लागू करना चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अब जब्त करनी चाहिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस तो दलित विरोधी है ही, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया विधायक के साथ नहीं बल्कि वो उपद्रवियों के साथ खड़ी हुई थी और पुलिस से पर ही इल्जाम लगा रही थी कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अगर उन्होंने पोस्ट किया था। और वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को दलितों का हितैषी मानते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए और जनाधार के लिए इस तरीके की चीज़ों को वो सामने रखते हैं, लोगों को आपस में लड़ाने के लिए। यहाँ पर वो उनके साथ नहीं है। संबित पात्रा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है और उन्होंने पूछा है कि किसी ने मीम भीम मौलों को कहीं देखा है, यानी कि यहाँ पर जो रावण है चंद्रशेखर आज़ाद, उन पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। क्योंकि जिस तरीके से आज वो उन उपद्रवियों के साथ खड़े हुए हैं, जिस तरीके से वो अल्पसंख्यकों और दलितों के भाईचारे की बात कर रहे थे, आज वो दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के विरोध में ही खड़ा होना दलित हितैषी नहीं होते हैं और अल्पसंख्यक हितैषी नहीं होते, बल्कि सभी धर्म जो यहाँ पर जाते हैं उनका सम्मान करना चाहिए और आपस में लड़वाने के बजाय सबको शांति से रखना चाहिए। लेकिन कांग्रेस 70 सालों में तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, वो आपस में लड़ाकर ही यहाँ तक पहुंची और इसीलिए आज भी वो ऐसी ही हरकतें कर रही है। अपने विधायक हैं उनके खुद के, लेकिन आज वो उनके साथ नहीं खड़ी है बल्कि वो उन आतंकियों के साथ खड़ी हुई है जिन्होंने आतंक बेंगलुरु में मचाया है। इसी के साथ जिस तरीके से वो घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले दिल्ली में ये कहा गया था कि चुनाव है और इसलिए इस तरीके की आयोजनी की जाती है। दिल्ली में जब हिंसा हुई थी, कपिल मिश्रा का भी नाम लिया गया था और किस तरीके से जो खुलासे हुए ताहिर हुसैन ने जो कबूलनामे किए, उसमें वो साफ नजर आ गया कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए वो उस घटना को अंजाम दिया गया था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तनाव है वो किसके कारण हुआ और किस तरीके से अपनी ताकत दिखाने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इसी के साथ कपिल मिश्रा ने भी इस पर सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि इंटॉलरेंट कौन है, असहिष्णु कौन है, डरा हुआ कौन है और डराने वाला कौन है। तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस करती आई है और जिसने कपिल मिश्रा का नाम दिल्ली जो दंगे हुए थे उसमें उन्होंने उछाला था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी और आज भी कांग्रेस इन उपद्रवियों और आतंकियों के साथ खड़ी हुई है। वहीं पर कपिल मिश्रा ने ये पूछा है कि राजदीप गूंगा हो गया है या बरखा की आवाज चली गई है, अभिसार रवीश एकदम सन्नाटा है, सोनिया केजरीवाल लालू पुत्र सब चुप हैं, इस्लामिक आतंक को बचाने और पोसने वाले सेकुलर गैंग बेंगलोर पर मौन है, हिंदुओं को गाली देने वाले किसी कॉमेडियन के खिलाफ ट्वीट भी कर दो तो यही सारे हफ्तों तक रोते हैं और अभी ये शांत हैं। बेंगलुरु की जो घटना हुई है इस पर अब सेकुलर गैंग भी शांत है और किसी की आवाज़ नहीं निकल रही है, बल्कि राजदीप एक वीडियो लेकर आते हैं और उसे पोस्ट करते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से हिंदू टेम्पल को मुस्लिम बचा रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि कोई हिंदू अपनी मंदिर को क्यों तोड़ेगा? तोड़ने वाले भी मुस्लिम हैं और बचाने वाले भी मुस्लिम हैं, यानी कि जो इन्होंने आगजनी की है उसे हाइड करने के लिए, उसे छुपाने के लिए ये रणनीति सामने लेकर आए और ये दिखाने के लिए कि हम कितने अच्छे हैं और हम मंदिर बचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखती हैं कि एक बार आग लगाओ और दूसरी तरफ लीपा पोती करने के लिए आप मंदिर बचाने चले जाओ और जो तोड़ने वाले आए वो भी आपके ही साथी हों। तो ये सब पूरा मामला कवर करने के लिए इस तरीके के पत्रकार सामने आ रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आतंकी सिर्फ और सिर्फ आहत थे इसलिए उन्होंने आग लगा दी। अगर आप किसी बात से आहत हो जाते हैं तो आप देश जला देंगे। इनकी नियत और जो नीति है वो यही कहती है कि आप किसी को भी अपना मत समझिए, ये देश आपका है ही नहीं, कभी भी आप किसी को भी जला सकते हैं। हमने देखा सीए के नाम पर किस तरीके से इन्होंने देश जलाया, क्योंकि इनको देश से प्यार है ही नहीं। और यहाँ पर गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की एक कविता याद आती है जो उन्होंने लिखा था
कि जो भरा नहीं भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इनके दिल में स्वदेश के लिए प्यार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी हुई है। कोई सब भी मुद्दा उठाकर और ये देश को तोड़ने चले आते हैं, देश को जलाने चले आते हैं, और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि अब भविष्य में जिस तरीके के इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, क्योंकि ये देश हम सबका है और हम इस देश से इतना प्यार करते हैं कि ऐसे हम और आगे भविष्य में ऐसी हरकतें नहीं होने देंगे। लेकिन जो लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि 70 सालों में जिस तरीके की मेहमान नवाजी और जो तुष्टीकरण की राजनीति की गई है उसी का ये नतीजा है। और ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसे लोगों को, और अब जनता को चाहिए कि ऐसे लोगों को भी देश से बाहर करना चाहिए जो देश को अपना समझते ही। और उन लोगों को भी इस पर शर्म आनी चाहिए जो राम मंदिर पर ये सवाल पूछ रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे, अरफा खानूम जैसे लोग, और ये कह रहे थे कि अगर राम मंदिर बनता है तो वहाँ पर मुसलमानों की भावनाएं आहत होती हैं। उन लोगों को ये समझना चाहिए कि किस तरीके से आगजनी उन्होंने की है, इस पर आकर उनको भी खुलकर और बोलना चाहिए। और यहाँ तक कि उनको अब बोलना चाहिए जो भगवा आतंकवाद कहते थे और आज उनको कट्टर इस्लामिक आतंकवाद को भी बोलना चाहिए, अगर हिम्मत उनमें है, क्योंकि वो सच्चाई छुपाते और एक प्रोपेगेंडे के तहत ही काम करते। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही बदनाम किया जाता है। भारत में 88 मस्जिद से 3 लाख मस्जिद हो गए, लेकिन हिंदू ने एक बार भी नहीं कहा कि ये इस्लामिक राष्ट्र बन रहा है। लेकिन जैसे ही राम मंदिर बना, हिंदू राष्ट्र की नींव पड़ गई, ऐसा लोग कह रहे थे। और कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो ये बोल रहे हैं कि अगर राम मंदिर बनता है तो मुसलमान सेफ नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए कि किस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं और वो जिन अल्पसंख्यक की वो बात कर रहे हैं आखिर उनकी मानसिकता क्या है और वो देश में किस तरीके की आगजनी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।